डोरियन बताता है कि एंट्री एक सीक्रेट पैसेज से होती है और पूछता है कि क्या उसे रास्ता पता है। सौभाग्य से रेयन को रिमर से इसके बारे में सुनना याद आता है। यह सुनकर डोरियन संतुष्ट हो जाता है, सोचता है कि इंस्ट्रक्टर को रास्ता जरूर पता होगा। दोनों उस हिडन एंट्रेंस से अंदर जाते हैं और कैमलून के विशाल अंडरग्राउंड मार्केट में पहुंचते हैं। डोरियन वहां की साफ सफाई और आकार देखकर हैरान रह जाता है। ये तो ऊपर वाले मार्केट से भी ज्यादा टाइडी है। वह सोचता है कि क्या उन्हें यहाँ रेयन को चाहिए वो चीज मिल पाएगी। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि पहले ऑक्शन कैटलॉग चेक करते हैं। दोनों एक बेंच पर बैठते हैं और रेयन लिस्टिंग्स पलटने लगता है। ज्यादा समय नहीं लगता, वहां है ब्लैक बटरफ्लाई। उसे आश्चर्य नहीं होता कि यह आज शाम ऑक्शन में है और स्टार्टिंग बिड है 10 गोल्ड कॉइन्स। डोरियन प्राइस देखकर पूछता है कि क्या रॉन इसे खरीदेगा, क्योंकि ये काफी महंगा है। यंग मास्टर कहता है कि अगर वे अपनी पूरी ट्रैवल फंड्स लगा दें तो शायद खरीद सकते हैं, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है। इसलिए वे पॉन शॉप जाकर कुछ आइटम्स बेचकर फंड्स बढ़ाने का फैसला करते हैं। डोरियन साथ चलता है। 1 घंटे बाद डोरियन पूछता है कि क्या रेयन तैयार है, लेकिन रेयन ऑक्शन हाउस की तरफ जाने के बजाय मार्केट में ही घूम रहा होता है। वह बताता है कि उनके पास थोड़ा टाइम है, इसलिए देख रहा है कि कोई यूजफुल चीज मिले या नहीं। थोड़े पैसे होने के बावजूद उसे कुछ खास नहीं मिलता। वह कहता है कि कई बार ट्रेजर्स इग्नोर्ड आइटम्स के बीच छुपे रहते हैं, बस सही बायर का इंतजार करते हैं। मार्केट से निकलते समय अचानक रेयन्स नजर एक रिंग पर जाती है। उसे लगता है कि यह जिगर्ट के पहले हेड की रिंग हो सकती है। उसे याद आता है वही इमेज जो उसे 10,000 फ्लेम्स कल्टीवेशन सीखते वक्त मिली थी। उसे विश्वास नहीं होता कि यह यहाँ है। वह शॉप ओनर से प्राइस पूछता है। ओनर कहता है कि यह रिंग स्ट्रेंथ बढ़ाती है और माइंड क्लियर करती है और इसकी कीमत है 5 गोल्ड कॉइन्स। डोरियन शॉक हो जाता है और शॉपकीपर पर चीटिंग का आरोप लगाता है। वह कहता है कि अगर रिंग इतनी वैल्यूएबल होती तो मैजिक शॉप में होती, न कि इस शैबी स्टॉल में। डोरियन रिंग की प्लेन डिजाइन और क्रैक्स दिखाकर कहता है कि यह तो गोल्ड भी नहीं लगती। वह मजाक में कहता है कि कोई इसे ट्रैश में भी नहीं उठाएगा। अंत में वह डील करता है 1 गोल्ड कॉइन। शॉपकीपर रिलक्टेंटली अग्री कर लेता है। रेयन डोरियन की नेगोशिएशन स्किल्स की तारीफ करता है। तभी व्राथ प्रकट होता है और कहता है कि इस रिंग में एक सीक्रेट छुपा है, और डोरियन की बार्गेनिंग देखकर प्रभावित होता है। हमारा हीरो सोचता है कि डोरियन एक मास्टर नेगोशिएटर है, लेकिन शायद आइटम की ट्रू वर्थ नहीं जानता। तभी एक मास्क्ड यंग वुमन अपने असिस्टेंट के साथ आती है और पूछती है कि क्या रॉन ने रिंग के लिए पेमेंट कर दी है। रॉन कंफर्म करता है। वह ऑफर देती है कि वह 10 गुना प्राइस देकर रिंग खरीद लेगी, क्योंकि उसे अर्जेंटली पैसों की जरूरत है। डोरियन सरप्राइज्ड हो जाता है और शॉपकीपर भी क्यूरियस हो जाता है। डोरियन बेचने का सुझाव देता है, लेकिन रॉन समझ जाता है कि यह वुमन रिंग की रियल वैल्यू जानती है। उसके वर्ड से लगता है कि रिंग की कीमत 100 गोल्ड कॉइन्स या उससे ज्यादा हो सकती है। वह पोलाइटली मना कर देता है। वुमन ऑफर बढ़ाती है 20 गुना, फिर 30 गुना, लेकिन रॉन रिफ्यूज करता है। यहाँ तक कि 50 गोल्ड कॉइन्स की ऑफर पर भी वह कहता है कि उसे अपने बिलोंगिंग से अलग होना पसंद नहीं। वुमन का बटलर उसे थ्रेटन करता है और कहता है कि अगर उसने रिंग नहीं दी तो ट्रबल होगा। कामली रॉन जवाब देता है कि वह किसी के स्टेटस से इंटिमिडेट नहीं होगा। यंग वुमन गुस्से में कहती है कि जब तक वह सिविल है रिंग दे दे। उसकी टोन बदल जाती है और रॉन समझ जाता है कि वह अपनी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड दिखाना चाहती है। वह उसे धमकाते हुए कहती है कि उसे दुनिया की खतरनाक सच्चाई का अंदाजा नहीं, और जो दूसरों के सामने झुकते नहीं वे इस दुनिया में भुला दिए जाते हैं। वह बिल्कुल भी नहीं घबराता। शांत स्वर में कहता है कि अगर उसे बस यही कहना है तो वह जा रहा है और मुड़कर वहां से निकल जाता है। मास्क्ड वुमन तुरंत अपने बटलर सेडर से कहती है कि वे अब ऑक्शन हाउस की ओर चलेंगे। उसे पूरा यकीन है कि रेयन भी आज के ऑक्शन में भाग लेने वाला है, और वह ठान लेती है कि जो भी आइटम उसे चाहिए वह उसे उससे पहले खरीद कर रहेगी। ऑक्शन हाउस के अंदर ऑक्शनियर दिन का पहला आइटम अनाउंस करता है, एक नेकलेस जो 70 गोल्ड कॉइन्स में बिक जाता है। उसके बाद आता है सिल्वर मॉनस्टोन और फिर रिंग ऑफ रेजिंग फ्लेम। अभी तक रेयन की रुचि किसी भी आइटम में नहीं है। वह सोचता है कि ब्लैक बटरफ्लाई कब आएगा। आखिरकार ऑक्शनियर एक रेयर ब्लैक बटरफ्लाई पेश करता है जो मोनीस पर फीड करता है। वह बताता है कि इसे जिंदा रखना आसान नहीं, लेकिन इसकी रेरिटी अनमैच्ड है। बिडिंग शुरू होती है 2 गोल्ड कॉइन्स से। धीरे धीरे प्राइस 7 गोल्ड कॉइन्स तक पहुंच जाता है। तभी हमारा लड़का कॉन्फिडेंटली 13 गोल्ड कॉइन्स बिड करता है, उम्मीद करते हुए कि इतना हाई प्राइस बाकी बायर्स को डरा देगा। लेकिन अचानक मास्क्ड वुमन 50 गोल्ड कॉइन्स बिड कर देती है। ऑक्शनियर चौंक जाता है और इसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्राइस बताकर उसी के नाम कर देता है। वुमन सेडर से कहती है कि वे अब जा रहे हैं, क्योंकि उसे साफ दिख गया है कि रेयन का इंटरेस्ट सिर्फ बटरफ्लाई में था। वही उसका असली लक्ष्य था। वह घोषणा करती है कि अब उसका उससे कोई लेना देना नहीं। डोरियन उसे पहचान लेता है। वह कहता है कि अब तो वह अपना हॉस्टिलिटी छुपा भी नहीं रही। वह पूछता है कि अब क्या करें, क्योंकि अगला ब्लैक बटरफ्लाई आने में काफी समय लग सकता है। रेयन उसे शांत करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, पहले बाहर चलते हैं और नाइट ट्रैवल के लिए क्लोथ्स खरीद लेते हैं। डोरियन हैरान होकर पूछता है कि अचानक कपड़ों की क्या जरूरत है।
तब हमारा हीरो कैजुअली कहता है कि वह उस बटरफ्लाई को वापस चुराने वाला है। यह सुनकर डोरियन पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है। महाद्वीप के हर टॉप असैसिन की एक खास पहचान होती है, कोई स्पीड के लिए, कोई स्मूथनेस के लिए, तो कोई शार्पनेस के लिए। लेकिन अपने पिछले जीवन में राउंड जार्ट सबसे ज्यादा मशहूर था स्टेल्थ के लिए। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी फुटवर्क, शैडोलेस स्टेप्स। उसे लगा था कि नए जीवन में उसे ये स्किल फिर कभी नहीं चाहिए होगी, क्योंकि वह सुप्रीम हार्मनी स्टेप्स सीखने वाला था। पर हालात ने कुछ और ही तय कर रखा था। 10 मिनट्स पहले डोरियन ने वही नाइट आउटफिट ला कर दिया जो रेयन ने मांगा था। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसकी तारीफ करता है कि इतने कम समय में इतना अच्छा आउटफिट अरेंज किया। वह पूछता है कि क्या उसे मास्क्ड वुमन के बारे में कुछ पता चला। डोरियन थोड़ी देर हिचकिचाता है। रेयन कारण पूछता है। अंत में डोरियन बताता है कि लोकल लोगों के अनुसार वह वुमन असल में बलर किंगडम की प्रिंसेस जाना है। बचपन से ही मैजिक में बेहद टैलेंटेड और उसके पास एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी है मैजिकल आइटम्स को अप्रेज करने की। इसी वजह से वह बलर के किंग की फेवरेट है। डोरियन कहता है कि उसकी स्टेटस देखते हुए अभी के लिए उन्हें पीछे हट जाना चाहिए। वह ब्लैक मार्केट की वीआईपी है। लेकिन हमारा लड़का रीजन करता है कि बटरफ्लाई अभी प्रिंसेस के पर्सनल रूम तक पहुंचा नहीं होगा। ऑक्शन हाउस अभी भी उसका ऑफिशियल ओनर है, इसलिए यही सबसे सेफ टाइम है इसे स्टील करने का। वह डोरियन से कहता है कि वह जल्द वापस आएगा और तेजी से वहां से निकल जाता है। डोरियन की बातों को अनसुना करते हुए दरवाजे के पीछे छिपकर वह देखता है। उसका अंदाजा सही था। प्रिंसेस का बटरफ्लाई अभी भी उसके रूम के बाहर रखा है। पास में बैठा ऑक्शनियर बड़बड़ा रहा है कि कोई 50 गोल्ड कॉइन्स में इतना यूजलेस ऑर्नामेंटल बटरफ्लाई क्यों खरीदता है। उसका दोस्त कार्ड गेम में बिजी है और कहता है कि गेम पर ध्यान दो। रेयन की नजर बटरफ्लाई पर टिक जाती है। गार्ड्स आसपास हैं, लेकिन सब डिस्ट्रैक्टेड हैं। उसे पता है कि ब्लैक बटरफ्लाईज को बर्ड केजेस में रखा जाता है क्योंकि वे इनक्लोज्ड स्पेसेस में मर जाते हैं। बटरफ्लाई मैजिक स्टोन्स की हाई प्यूरिटी मना की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होती है, लेकिन जैसे ही उसे 10,000 फ्लेम्स कल्टीवेशन की और भी ज्यादा प्योर मैना महसूस होगी, वह खुद केज से बाहर आ जाएगी। रॉन क्वाइटली माना रिलीज करता है। अगले ही पल बटरफ्लाई केज से निकलती है, उड़कर उसके पास आती है और सीधे उसके हाथ पर आकर बैठ जाती है। इस तरह वह बटरफ्लाई को चुरा लेता है। कुछ ही देर में एक गार्ड केज खाली देखकर चौंक जाता है। दूसरा, जो अभी भी कार्ड गेम में बिजी था, पहले यकीन नहीं करता। फिर दोनों को समझ आता है कि बटरफ्लाई गायब है। स्टाफ पैनिक में सर्च शुरू कर देते हैं और हमारा प्रोटैगनिस्ट बटरफ्लाई को अपने साथ लिए वहां से बिना किसी को पता चले निकल जाता है। इस बीच डोरियन बेचैनी से इंतजार कर रहा था। उसे डर था कि अगर यंग मास्टर पकड़ा गया तो बायलर के साथ डिप्लोमेटिक डिजास्टर हो सकता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह सोच रहा था कि काश उसने रेयन को रोका होता। तभी अचानक उसे रेयन्स आवाज सुनाई देती है। डोरियन चौंक कर पूछता है कि वह कब लौटा। हमारा हीरो शांत स्वर में बताता है कि वह अभी अभी आया है। डोरियन की आंखें फैल जाती हैं। इसका मतलब मिशन सफल रहा। रेयन पाउच दिखाकर कंफर्म करता है कि उसने बटरफ्लाई हासिल कर ली है और डोरियन को रूम लौटने को कहता है। वापस जाते समय वे फिर उसी मास्क्ड वुमन से टकराते हैं। वह उन्हें रोकती है और ताना मारते हुए कहती है कि रायन परेशान दिख रहा है क्योंकि वह उससे ऑक्शन में कम्पीट नहीं कर सकता। फिर वह डील देती है, ब्लैक बटरफ्लाई के बदले रिंग दे दो। रेयन इरिटेट होकर कहता है कि उसने पहले ही मना किया है। वह हंसती है और उसकी सेफ्टी को लेकर धमकी देती है। तभी ऑक्शनियर भागते हुए आता है और प्रिंसेस को बताता है कि ब्लैक बटरफ्लाई चोरी हो गई है। हमारा प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराता है और कहता है कि लगता है ट्रबल में अब वह है। प्रिंसेस समझ जाती है कि थीफ रेयन ही है। वह उसे विकेट थीफ कहती है। रेयन कहता है कि उसे उसका स्टेटस जानने की जरूरत नहीं। वह मास्क हटाकर खुद को प्रिंसेस जाना ऑफ बालर किंगडम बताती है और अपने बटलर को अटैक करने का आदेश देती है। बटलर हमला करता है, लेकिन हमारा लड़का उसे आसानी से डिफीट कर देता है। प्रिंसेस शॉक्ड रह जाती है। तभी ग्रीर आता है और रेयन को जिगर्ट का ट्रू सोर्ड्समैनशिप प्रोडिजी बताता है। वह कहता है कि जिगर्ट डिस्ट्रक्टिव किंग ऑफ द नॉर्थ के अधीन है। प्रिंसेस को रेयन्स ब्लॉन्ड हेयर और रेड आईज देखकर किंग की पहचान याद आती है और वह डर जाती है। रेयन उससे पूछता है कि उसने अभी उसे क्या कहा, विकेट थीफ। वह वार्निंग देता है कि यह बालर की ऑफिशियल इंसल्ट मानी जा सकती है। वह उसे एक आखिरी चांस देता है अपॉलॉजी का। प्रिंसेस घबराकर माफी मांगती है और रोने लगती है। रेयन उसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लेता है और मामला यहीं खत्म करने का फैसला करता है। ग्रीर जाते समय दुनिया की उसे प्रॉपर्ली बिहेव करने की सलाह देता है। फिर वह रेयन से पूछता है कि वह कैमेलून क्यों आया है। रेयन बताता है कि वह ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए इक्विपमेंट लेने आया है। ग्रीर खुश होकर उसे वेस्टर्न क्राफ्ट डिस्ट्रिक्ट के ब्लैक स्मिथ के पास जाने की सलाह देता है। रेयन उसे धन्यवाद देता है। ग्रीर उसे एग्जाम के लिए लक विश करता है।
डोरियन आखिरकार राहत की सांस लेता है, यह सोचकर कि यंग मास्टर कितना रेकलेस था, लेकिन ग्रीयर की मदद से सब सही हो गया। हमारा प्रोटैगनिस्ट मानता है कि उसने पहले से प्लान बनाया था, लेकिन लक ने भी बड़ा रोल निभाया। डोरियन पूछता है कि क्या वे अभी वर्कशॉप जाएंगे, पर राउंड कहता है कि वे कल जाएंगे, क्योंकि आज रात उसे एक पर्सनल मैटर हैंडल करना है। रात होने पर वह अपने कमरे में बैठा होता है और ब्लैक बटरफ्लाई उसके हाथ पर बैठी होती है। वह धीरे से कहता है कि अब बटरफ्लाई को अपना पर्पस पूरा करने का समय है। ब्लैक बटरफ्लाई माना अब्सॉर्ब तो कर सकती है, लेकिन उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकती। वहीं टूटन फ्लावर अपनी पूरी लाइफ माना गैदर नहीं कर पाता, लेकिन जब दोनों को साथ लाया जाता है तो वे एक दूसरे की कर्स को न्यूट्रल कर देते हैं। टूटन फ्लावर बटरफ्लाई के अब्सॉर्ब्ड माना को सोख लेता है और एक हाईएस्ट ग्रेड एलिक्सर में बदल जाता है, जो फायर और वाटर एनर्जीज को हार्मोनाइज करता है। रेयन सोचता है कि इस फिनोमिनन के बारे में शायद ही किसी को पता होगा। आखिर उसे भी यह नॉलेज 10,000 फ्लेम्स कल्टीवेशन की मेमोरीज से मिली है। तभी सिस्टम नोटिफाई करता है कर्स ऑफ फ्रॉस्ट का एक हिस्सा खत्म हो गया है। उसकी माना सर्किट्स और एनर्जी सेंटर पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। उसकी एनर्जी, विल पावर और सारे स्टैट्स काफी बढ़ गए हैं। एलिक्सर कंज्यूम करने के बाद सिस्टम उसका अपडेटेड स्टेटस शो करता है। सुबह होते ही राउंड डोरियन से कहता है कि अब वर्कशॉप चलने का समय है। डोरियन तुरंत नोटिस करता है कि यंग मास्टर की ऑरा और स्पिरिट पूरी तरह बदल गई है। वह मन ही मन सोचता है कि रात भर में आखिर हुआ क्या। डोरियन कहता है कि शुरू में वह बस क्यूरियस था कि रेयन इतनी मेहनत कैसे करता है, जबकि सब उसे जिगर्ट फैमिली का शेम मानते हैं। लेकिन अब उसे लगता है कि 5th ट्रेनिंग ग्राउंड में रेयन ही असली जिगर्ट है। इसी वजह से वहां के सारे लोग उसे फॉलो करते हैं। उसे भरोसा है कि रेयन्स स्ट्रेंथ से वह अपने फैमिली प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकता है। रेयन उसे बुलाता है और कहता है कि सोड लेने के बाद तुरंत निकलना है। डोरियन डिसाइड करता है कि वह रेयन्स साथ स्ट्रांग बनेगा। चलते चलते रेयन कहता है कि वह हबून कासल तक उसके स्टार कनेक्टिंग सोर्ड की फॉर्म सुधारने वाला है। डोरियन सोचता है कि क्या यह सही आइडिया है। कुछ देर बाद वे एक स्मॉल वर्कशॉप पहुंचते हैं और बताते हैं कि वे सर ग्रीयर की रिकमेंडेशन से आए हैं। ब्लैकस्मिथ पूछता है कि क्या वे थर्ड प्रिंस ओवेन की बात कर रहे हैं। रेयन कंफर्म करता है। ओल्ड ब्लैकस्मिथ रेयन्स प्रेजेंस देखकर शॉक्ड हो जाता है। वह कहता है कि यह बॉय ग्रीयर से भी ज्यादा पावरफुल लगता है। ब्लैकस्मिथ कहता है कि रेयन्स ऑरा प्रिंसेस से अलग है और पूछता है कि क्या वह जिगर्ट है। डोरियन हैरान हो जाता है कि उसने यह बिना बताए पहचान लिया। रात प्रकट होता है और कहता है कि यही असली ब्लैकस्मिथ होता है। ओल्ड मैन अपना नाम बताता है, कुबराद। यह नाम सुनकर रेयन को याद आता है कुबराद जेटन, लेजेंडरी स्मिथ जिसके बनाए सोर्ड्स पूरे कॉन्टिनेंट में मशहूर हैं। क्यूरियस होकर कुबराद पूछता है कि वे यहाँ क्यों आए हैं। रेयन कहता है कि उसे अपने जर्नी के लिए एक पावरफुल सोर्ड चाहिए। ओल्ड ब्लैकस्मिथ पूछता है कि क्या वह सोर्ड फोर्ज करवाने आया है। राउंड कहता है कि वह अभी सोर्ड्समैन भी नहीं है और उसकी पहली सोर्ड कोई और बनाएगा। कुबराद अंदाजा लगाता है कि वह वल्कन होगा। रेयन कंफर्म करता है। ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है कि वल्कन उसके लिए रिटायरमेंट से बाहर आया है, इसलिए वह उस सोर्ड को नहीं छीन सकता। वह कहता है कि रेयन यहाँ से एक टेम्पररी सोर्ड चुन सकता है, क्योंकि वह कभी हाफ हार्टेड वर्क नहीं करता। डोरियन भी पूछता है कि क्या वह चूज कर सकता है। कुबराद अग्री कर देता है। दोनों वर्कशॉप में सोर्ड्स देखने लगते हैं। रेयन वेपन्स की क्वालिटी देखकर इम्प्रेस्ड होता है। हर ब्लेड मास्टरपीस जैसा है। तभी उसकी नजर एक रेड सोर्ड पर टिक जाती है। दूसरी तरफ डोरियन भी कंफ्यूज्ड है कि क्या चुने, क्योंकि हर वेपन टॉप ग्रेड लगता है। कुबराद अचानक उस रेड सोर्ड की एनर्जी महसूस करता है और चिल्लाता है कि उसे नीचे रख दो। वह बताता है कि यह ब्लेड पोजेस्ड है और इसकी गासली ऑरा किसी को भी कंज्यूम कर सकती है। डोरियन को लगता है कि इतनी टेंशन की जरूरत नहीं, पर कुबराद इंसिस्ट करता है। फिर वह हैरान हो जाता है कि सोर्ड की एनर्जी रेयन्स बॉडी में पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रही। रात प्रकट होता है और गुस्से में उस सोर्ड को लोली वर्मिन कहता है। धमकी देता है कि वह उसे फ्रीज और शैटर कर देगा। रेयन रात को शांत रहने को कहता है। रात इंसिस्ट करता है कि अगर वह नहीं होता तो रेयन ब्लेड से कंज्यूम हो जाता। हमारा हीरो कहता है कि वह रात का वेसल नहीं और ऐसी ब्लेड उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। कुबराद पूछता है कि क्या रॉन ठीक है। रेयन कहता है कि वह फाइन है, लेकिन यह डैगर ऑर्डिनरी वेपन नहीं है। कुबराद बताता है कि यह फेल्ड ब्लेड है। वह कहानी सुनाता है। साउथ में साइरन विलेज था जहां सेक्रेड ट्री एथल था। व्हाइट ब्लड रिलीजन ने विलेज पर हमला कर आधे विलेजर्स को मार दिया और बाकी को किडनैप कर लिया। कुबराद ने एथल की ब्रांच से एक डैगर फोर्ज किया ताकि फॉलन विलेजर्स की सोल्स को ऑनर कर सके, लेकिन फॉर्जिंग के बाद ब्लेड और हिल्ट दोनों रेड हो गए। विलेजर्स की रिजेंटमेंट उस ब्लेड में बस गई। तब से कोई भी उसकी गासली एनर्जी हैंडल नहीं कर पाया। रेयन ब्लेड को हाथ में लेकर सायरन की मेमोरीज महसूस करता है, रिजेंटमेंट, ग्रीफ और पेन। वह वाव करता है कि अगर कभी व्हाइट ब्लड रिलीजन से सामना हुआ तो वह इस ब्लेड को जस्टिस दिलाने में मदद करेगा। वह सोर्ड को अपने साथ चलने को कहता है। कुबराद नोटिस करता है कि ब्लेड की गासली एनर्जी शांत हो गई है,
जैसे उसने रेयन को एक्सेप्ट कर लिया हो। रेयन उस वेपन को नाम देता है ब्लेड ऑफ रेक्वियम। वह कुबराड को धन्यवाद देता है कि उसे इतना स्पेशल ब्लेड मिला। कुबराड कहता है कि एक टैलेंटेड सोर्ड्समैन को अपनी सोर्ड देना ब्लैकस्मिथ के लिए सबसे बड़ा ऑनर है। वह उम्मीद करता है कि रेयन एक महान सोर्ड्समैन बनेगा। दोनों बॉयज वर्कशॉप से निकल जाते हैं। जाते हुए कुबराड सोचता है कि उसने रेयन को बस टैलेंटेड चाइल्ड समझा था, लेकिन जिस तरह उसने पोजेस्ड ब्लेड को टेम किया, वह फीट सिर्फ ट्रू प्रोडिजी ही कर सकता है। उसे यकीन हो जाता है कि जिगार्ड का नाम फिर पूरे वर्ल्ड में गूंजेगा। जर्नी के दौरान डोरियन कहता है कि वे कई दिनों से नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। कैमेलून बहुत पीछे छूट चुका है और अब चारों तरफ सिर्फ स्नो है। सीनरी रिपीट होने लगी है। तभी रायन कहता है कि वे फाइनली पहुंच गए हैं। उनके सामने खड़ा है हाबन कासल, जहां उनका ग्रेजुएशन एग्जाम होगा। फोर्ट्रेस बहुत विशाल है। डोरियन एक अजीब स्मेल महसूस करता है और अपनी नाक ढक लेता है। रात खुश होकर कहता है कि यह बैटलफील्ड की स्मेल है जो किंग ऑफ एसेंस को इन्विगोरेट करती है। हमारा हीरो रात से पूछता है कि वह इतना एक्साइटेड क्यों है, जबकि रास्ते में कोई हार्डशिप नहीं था। डोरियन यह सुनकर हैरान रह जाता है। जैसे जैसे वे हबून कैसल के पास आए, कोल्ड और भी बढ़ता गया। हर बार जब डोरियन कोल्ड की कंप्लेंट करता, रेयन उसे चलने पर मजबूर कर देता। डोरियन गुस्से में कहता है कि सनराइज से लेकर इवनिंग तक रेयन उसकी सोर्ड स्टैंस करेक्ट करता रहा। नाइट वॉच के दौरान भी प्रैक्टिस करवाता रहा। उसे जर्नी में एक भी रात की नींद नहीं मिली। वह पूछता है कि फिर कैसे कह सकते हैं कि हार्डशिप्स नहीं थे। रात इरिटेट होकर मानता है कि डलर्ड सही है और कहता है कि राउंड को ट्रेनिंग में मॉडरेशन रखनी चाहिए। तभी कासल के गेट्स खुलते हैं और टिरियन वाइस कमांडर सामने आता है। वह पूछता है कि क्या वे न्यू मर्सनरीज हैं। वह खुद को उनका सुपीरियर ऑफिसर बताता है और कहता है कि अब वही उन्हें लीड करेगा। रेयन खुशी से कहता है कि उसे उसके साथ काम करने का इंतजार है। टिरियन डोरियन की हालत पूछता है और रेयन कहता है कि चिंता की जरूरत नहीं, यह सब नॉर्मल है। कासल के अंदर एंटर करते हुए रेयन डोरियन को खींच कर ले जाता है। डोरियन घर जाने की भीख मांगता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि एनवायरनमेंट बेहद हार्श है। वॉल्स पर लगातार डिस्ट्रक्शन और रिपेयर के निशान हैं। रेजिडेंट्स पूरी तरह एग्जॉस्टेड लगते हैं। ब्लड और बर्निंग कॉर्प्सेस की स्मेल पत्थरों में बस चुकी है। रेयन को याद आता है कि यही इन्फॉर्मेशन जूडियल ने दी थी। वह सोचता है कि बिना यहाँ आए उसने इतना सब कैसे पता किया। पैलेस के पास पहुंचते समय एक गर्ल क्यूरियोसिटी से उन्हें देखती है। यह युवा है, फ्रॉस्ट की ब्रांच एम्प्लॉई। ओल्ड मैन युवा को शॉप खोलने के लिए बुलाता है और वह तुरंत मदद के लिए आगे आती है, जिससे हमारा हीरो प्रभावित होता है। कैसल के अंदर टिरियन कमांडर को अनाउंस करता है और दोनों ट्रेनीज को इंट्रोड्यूस करता है। कमांडर माइलैंड उनका स्वागत करता है। रेयन पहचान लेता है कि यह वही मिलैंड है जिसे जायंट ऑफ द नॉर्थ कहा जाता है, जिसने 20 ईयर्स से कासल को प्रोटेक्ट किया है। रात भी उसकी गेज देखकर कहता है कि यह एक ट्रू जनरल की नजर है। मिलैंड बताता है कि सिर्फ इस रूम में मौजूद लोग उनकी रियल आइडेंटिटी जानते हैं। वह कहता है कि यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, सिर्फ बैटल और कोल्ड विंड्स होंगी। अगर उन्हें कंफर्ट चाहिए तो वे वापस जा सकते हैं। डोरियन आधे मजाक में पूछता है कि क्या सच में जा सकता है। रेयन फर्मली कहता है कि वे स्ट्रांग बनने आए हैं और किसी भी बैटलफील्ड को एक्सेप्ट करेंगे। कमांडर उनकी रिजॉल्व से खुश होता है। वह उन्हें ऑर्डिनरी सोल्जर की रैंक देता है और चार्ल्स को ऑर्डर करता है कि उन्हें 3rd स्काउटिंग पार्टी में असाइन करे। तो चार्ल्स उन्हें क्वार्टर्स की ओर ले जाता है। जाते समय टिरियन कमांडर से कहता है कि उसे न्यू कमर्स पसंद नहीं। कमांडर पूछता है कि क्यों। टिरियन कहता है कि डोरियन फियर से पैरालाइज्ड लग रहा था, जबकि रेयन बहुत रिलैक्स्ड दिख रहा था, जैसे यहाँ फन के लिए आया हो। उसे लगता है कि वे हेल्प से ज्यादा ट्रबल बनेंगे। वह कहता है कि रेयन फ्लावर ब्रेसलेट पहनता है, जिससे वह वॉरियर नहीं लगता। मिलैंड जवाब देता है कि अपीयरेंस पर मत जाओ, दोनों ने जिगर्ड का टफेस्ट ट्रेनिंग कंप्लीट किया है, पहले ऑब्जर्व करेंगे। मिलैंड पूछता है कि उसे हर 2 वीक्स में रिपोर्ट्स भेजने को क्यों कहा गया। चार्ल्स बताता है कि यह ऑर्डर जार्ट्स लॉर्ड मैनर से आया है। इसका मतलब नॉर्दर्न कॉन्करर खुद उन पर नजर रख रहा है। कमांडर कहता है कि दोनों की हर एक्शन का डिटेल रिपोर्ट बनाना होगा। यह अनहर्ड ऑफ है। ग्लेन भी कॉन्करर के मोटिव से पजल्ड है। कासल में डोरियन रूम को डेकोरेट कर देता है। रेयन सरप्राइज्ड हो जाता है क्योंकि रूम कुछ देर पहले ग्लूमी था। डोरियन बताता है कि वह गोल्डन कर्टन और बाकी डेकोरेशन पहले से बैग में लाया था। रेयन पूछता है कि क्या डिफरेंट कलर्स भी हैं। डोरियन हाँ कहता है। तभी रेडन 3rd स्काउटिंग पार्टी का लीडर आता है और कहता है कि तुरंत रेडी हो जाओ, उन्हें मिशन पर निकलना है। जिगर्ट एस्टेट में ग्लेन रिमर से मिलता है। रिमर बताता है कि सीक्रेट बैंकेट रेयन्स स्टेटस चेक करने वाला है। वह प्राउड होकर कहता है कि रेयन ने स्नो टाइगर बैंडिट्स मिशन में 2 टोन फ्लावर अब्सॉर्ब किया। उसने बालर प्रिंसेस की प्राइड भी हर्ट की। ग्लेन कहता है कि प्रिंसेस को एंगर दिलाना ठीक नहीं। रिमर कहता है कि प्रिंसेस ने पहले प्रोवोक किया था। सीक्रेट बैंकेट भी बटरफ्लाई थेफ्ट का ट्रूथ नहीं जान पाएगा। तभी उसे पता चलता है कि ग्लेन ने रेयन और डोरियन को हेवन कैसल से वापस बुला लिया है। वह शॉक हो जाता है। ग्लेन कहता है कि फैमिली ट्रबल अवॉइड करने के लिए ऐसा किया। रिमर सुनता है कि ग्लेन हेवन कैसल से रिपोर्ट्स भी ले रहा है। वह मजाक में कहता है कि ग्लेन रेयन्स ग्रेट
ग्रेटनेस एक्सेप्ट कर ले। ग्लेन गुस्से में रिमर को पीट देता है। उसकी स्क्रीम्स हेवन कैसल तक एको होती हैं। वहां रेयन को लगता है कि उसने कोई चीख सुनी। कुछ समय बाद रेडन उन्हें माउंट स्टर्लिंग ले जाता है, जहां थिक स्नो और मॉन्स्टर्स हैं। रेडन टेस्ट के लिए फुटप्रिंट्स दिखाता है। डोरियन कहता है कि शायद यह आइस ट्रोल के हैं, लेकिन हमारा हीरो एनालाइज करता है कि ट्रोल फुटप्रिंट्स ह्यूमन जैसे होते हैं, पर यह 4 पैरों वाले एनिमल के हैं। वह कंक्लूड करता है कि ये कारी माउंटेन गोट के ट्रैक्स हैं। रेडन शॉक्ड होकर पूछता है कि ट्रैक्स कब के हैं। रेयन अंदाजा लगाता है कि ये पिछले 1 डे और वेस्ट जाकर एनिमल पकड़ा जा सकता है। रेडन ट्री के मार्क्स दिखाता है। हमारा हीरो कहता है कि यह डायर वुल्फ के हैं, जो क्लॉज से टेरिटरी मार्क करता है, पर जिसने यह निशान छोड़ा वह अब मर चुका है। रेडन अमेज्ड है कि रेयन को इतना नॉलेज है। वह डोरियन से भी पूछता है कि ब्रांच पर किस एनिमल के ट्रैक्स हैं। डोरियन हेजिटेंट है। इसी बीच हमारा बॉय लेजेंडरी सेंसेस एक्टिवेट करता है। ट्रू सॉइल सोर्ड स्पिरिट एनर्जी स्कैन करके इन्फॉर्मेशन देता है। उसे याद आता है कि इसी तरह सोर्ड ने उसे स्पिरिट एनर्जी रिलेटेड एबिलिटीज दी थी। रैथ प्रकट होकर कहता है कि उसे किंग्स लेजेंडरी सेंस इस्तेमाल करना चाहिए। रेयन कहता है कि सोर्ड मदद कर रहा है। रैथ बोस्ट करता है कि उसकी पावर सुपीरियर है। वह बताता है कि वह डीमन वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट किंग था। फिर वह एक टेक्निक सिखाने का वादा करता है, ग्लेसिया, जो सिर्फ प्योर कोल्ड एनर्जी वालों के लिए है। रेयन ग्राउंड पर बैठकर फोकस करता है। रैथ उसे समझाता है कि उसे अपनी कोल्ड एनर्जी को सराउंडिंग स्नो से कनेक्ट करना होगा, तभी डिस्टेंट थिंग्स भी क्लियरली सेंस होंगी। कुछ देर में रेयन महसूस करता है कि एनवायरनमेंट की कोल्ड एनर्जी ही उसकी आईज और ईयर्स बन गई है। अब वह डोरियन, रेडन और एक डायर वुल्फ को देख पाता है, जिसने अभी किल किया है। अचानक उसे डेंजर महसूस होता है। वह रेडन को वार्न करता है कि शार्क मोल आ रहा है। रेडन को यकीन नहीं होता, क्योंकि यह एक्वाटिक मॉन्स्टर का टेरिटोरी नहीं है, लेकिन शार्क मोल सच में सामने आ जाता है।